हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड करेंगे। इनमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो मॉडल पेपर्स में क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे। यानी कि एक वीडियो देखने से आपका सारा केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। इसका पहला क्वेश्चन है, शॉटकी दोष से पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। समन्वय संख्या क्या है समझाइए। फ्रैंकल दोष क्या है, दो उदाहरण देकर समझाइए। अर्धचालकों की चालकता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष में अंतर लिखिए। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या है, इनका महत्व समझाइए। अंतरकाशी रिक्तियाँ क्या होती हैं। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। धातु आधिक्य दोष या फिर समचतुष्फलकीय रिक्तियाँ। कार्बन डाइऑक्साइड आणविक ठोस है, जबकि सिलिक सहसंयोजक ठोस है, क्यों। आयनिक ठोसों के लक्षण लिखिए। एक सेल क्या है, इनके प्रकार लिखिए। यहाँ तक हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। सहसंयोजी ठोस के लक्षण लिखिए। अर्धचालक क्या होते हैं, इनके प्रकार लिखिए। ठोस कठोर क्यों होते हैं एवं इनका आयतन निश्चित क्यों होता है। यहाँ तक हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जालक बिंदु क्या होते हैं समझाइए। शॉटकी त्रुटि क्या है, उचित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। इकाई कोशिका किसे कहते हैं, और क्रिस्टल जालक बिंदु दोष क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे हो गए हैं पहले चैप्टर के, जो कि हमारा ठोस अवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल ज्यामिति के आधार पर 7 मूल प्रकार के क्रिस्टल कौन कौन से हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति एवं अष्टफलकीय रिक्तियों में विभेद करिए। निम्न को समझाइए। अंतरकाशी और एफ केंद्र क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। देखिए, पहले चैप्टर से आपके 24 क्वेश्चंस हैं, जो कि ठोस अवस्था है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विलयन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, क्यों समझाइए। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। परासरण दाब क्या है, परासरण एवं विसरण में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें फटाफट, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलें। निम्न को परिभाषित करिए। मोल प्रवाह, पार्ट्स प्रति मिलियन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें जल में कम विलय होती हैं। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन तथा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए। देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। मेथेनॉल में 0.15 m 250 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल C6H5COOH की मात्रा की गणना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, परासरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। असामान्य अणुभार क्या होता है। ताप बढ़ाने पर गैसों में हमेशा कभी आने की प्रकृति क्यों होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विलयन संभव है। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षिप्त में लिखिए। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। हेनरी का विलयता संबंधी नियम लिखिए। गैसों की द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलयन की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद
परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए एवं विधि का नाम भी लिखिए। निम्नलिखित को समझाइए। नॉर्मलता, मोललता, पीपीएम, मोलरता, हेनरी का नियम, फार्मलता और मोल प्रवाह। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 हमारा वैद्युत रसायन। इसका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, और दूसरा भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम। होगा यहाँ तक। गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनीय चालन में अंतर है। क्या अंतर है। आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की इकाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे। विभिन्न चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है समझाइए। विद्युत अपघटनीय सेल किस प्रकार कार्य करता है। किसी विद्युत अपघट के विलयन की विभिन्न चालकताएं किन कारकों पर निर्भर करती हैं। विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक क्या है एवं इनके मध्य क्या संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ऑक्सीकरण एवं अपचयन किसी अभिक्रिया में साथ साथ होता है, स्पष्ट करिए। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। निकाय Mg प्लस Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे। क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। यहाँ तक होगा हमारे। आगे चलते हैं अब। यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने के कारण विद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। किसी विद्युत अपघट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। विद्युत अपघट्य सेल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय नंबर 3 एंड हो गया। अब हम चलते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 है हमारा रासायनिक बल गतिकी। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया की अणु संख्या एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट करिए। दर स्थिरांक K की इकाई शून्य प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए कैसे निर्धारित करेंगे। अभिक्रिया की दर एवं स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करिए। छद्म एक अणुक अभिक्रिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अभिक्रिया की कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या करिए। किसी अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, समझाइए। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बढ़ा देते हैं, समझाइए। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, दहली ऊर्जा से यह कैसे संबंधित है। यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, समझाइए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 4 एंड हो जाता है। हम अध्याय 5 की तरफ चलते हैं। अध्याय 5 है हमारा पृष्ठ रसायन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रोशनदान या खिड़कियों से आता प्रकाश एवं उसमें दिखाई देने वाले धूल के कण कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और क्यों। अधिशोषण एवं अपशोषण क्या है, उदाहरण दें। हार्डी सुल्ज का नियम क्या है, समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं, इसके उत्प्रेरक क्रिया विधि को संक्षेप में लिखिए। द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट करिए। पाइसीकरण क्या है, समझाइए। ब्राउनी गति क्या है, समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विद्युत कण संचलन क्या है, समझाइए। मिसेल क्या है, समझाइए। अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हो। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कोलाइडों के रक्षण व रक्षी कोलाइड से आप क्या समझते हो। स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर से आप क्या समझते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, टिंडल प्रभाव क्या है, समझाइए। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मिसेल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। द्रव स्नायु और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, कोलाइडी निकायों के अनुप्रयोग लिखिए। एंजाइम उत्प्रेरक पर टिप्पणी लिखिए। डायलिसिस क्या है, समझाइए। हार्डी सुल्जे का नियम क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में अंतर क्या है, टिप्पणी लिखिए। स्वप्रेरण और उत्प्रेरक बेस। पाइसीकरण क्या है, उन्हें क्यों प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 5 एंड हो गया। अध्याय 6 अपलोडेड नहीं है क्वेश्चन बैंक, तो वो हम नहीं लेंगे। अध्याय 7 की तरफ चलते हैं। अध्याय 7 है हमारा पी ब्लॉक के तत्व। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, जब श्वेत फास्फोरस CO2 को अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि को शीर्ष कक्ष विधि से अधिक उपयोग क्यों माना जाता है।
हमें बताना है फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना लिखिए। समझाइए कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 है जबकि सल्फर का S8। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। HF द्रव्य है जबकि अन्य हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हैलाइड सामान्य ताप पर गैस हैं, ये हमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है XeF2 एवं XeF4 की संरचना समझाइए। कारण बताइए। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती? Xe उत्कृष्ट गैस है फिर भी यौगिक बनाता है। फ्लूओरिन ऑक्सीजन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? ये हमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट कीजिए। सल्फर के ऑक्सी अम्लों के सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संरचना स्पष्ट कीजिए। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था एवं संरचना स्पष्ट कीजिए। रिपीट होगा ये क्वेश्चन। अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवॉल्ट विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि का वर्णन कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि यह विधि शीर्ष कक्ष विधि से बेहतर है और क्यों। उसके बाद नेक्स्ट है तांबे की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया को विभिन्न सांद्रता एवं ताप पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व एंड हो जाता है। अध्याय 8 की तरफ चलते हैं। अध्याय 8 है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा Cu+ रंगहीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है क्यों? जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों? लेंथेनाइट संकुचन क्या है? लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे? संक्रमण तथा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों? उसके बाद संक्रमण तत्व क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कौन कौन के लिखने हैं आपको? Cr3+, Cu+, CO2+, Mn2+, Pm3+ और Lu2+ के। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं के नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। पायरोल्यूसाइट से KmNO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं? इसके कारण एवं प्रभाव लिखिए। लेंथेनाइट श्रेणी के सदस्यों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ तक हमारे 17 क्वेश्चन हो गए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा K2Cr2O7 के ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रोमाइट अयस्क से K2Cr2O7 बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। KmNO4 से एवं K2Cr2O7 के उपयोग लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा अध्याय 8 भी एंड हो जाता है। अब हम अध्याय 9 की तरफ चलते हैं। अध्याय 9 है हमारा उपसहसंयोजक यौगिक। तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देख लेना, इनके IUPAC नाम लिखना है आपको। निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। लिगेंड से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। कीलेट किसे कहते हैं? उदाहरण व महत्व लिखिए। कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं? कार्ब धात्विक यौगिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं उपसहसंयोजी यौगिक में बंधन समावयवता को उदाहरण देकर समझाइए। प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। लाइसे लवण को समझाइए। उपसहसंयोजी यौगिकों में प्रकाशीय समावयवता समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं लिगेंडों का एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर में वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। क्यों वर्ग समतल संकुल प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं? कीलेट किसे कहते हैं? एक उदाहरण देते हुए कीलेट का महत्व लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इनकी आपको व्याख्या करनी है, देख लीजिए। कृषि के क्षेत्र में कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग बताइए। उपसहसंयोजी यौगिकों के महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं? तो इनके आपको स्क्रीनशॉट ले लेने। फिर नेक्स्ट है किसी संकुल के
समपक्ष एवं विपक्ष समावयवी किस प्रकार संश्लेषित होते हैं। IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र लिखिए। इनके आपको सूत्र लिख देना है IUPAC का नियम के अकॉर्डिंग। FeCN6 होल -4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि F6 - 4 प्रबल रूप से अनुचुंबकीय है, क्यों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। एम्बीडेंडेंट लिगेंड को उदाहरण सहित समझाकर लिखिए। किसी संकुल के समपक्ष एवं विपक्ष समावयवी किस प्रकार विभेदित किए जाते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उपसंयोजी यौगिकों के महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। उपसंयोजी यौगिकों के लिए बर्नर के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश या EAN उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक हमारा अध्याय 9 एंड हो जाता है। अब हम अध्याय 10 की तरफ चलते हैं। तो अध्याय 10 है हमारा हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। इसका पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेस्टर्न वुड्स परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया एवं फिटिंग अभिक्रिया को संक्षेप में समझाइए। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। हुंस-डीकर रेंसिंग प्रक्रम और कार्विल एमीन परीक्षण। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की रजत चूर्ण के साथ क्रिया की जाती है, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ क्रिया की जाती है और क्लोरोफॉर्म की फिनोन एवं NaOH के साथ क्रिया होती है। एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 एवं SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं को समझाइए। हेलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण और सल्फोनीकरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, राइमंड टीमैन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित अभिक्रियाएं समझाइए। क्लोरोफॉर्म का अपचयन, ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। कारण बताइए। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उल्मान अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया हेलो एरीन हेलो एल्कीन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। वुड्स अभिक्रिया, कार्विल एमीन अभिक्रिया और रीमैन टीमैन अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। आयोडोफोन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट और हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। BHC और DDT विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट जेफ का नियम लिखिए। फ्रीओन बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण लिखिए। एल्किल हैलाइड से नाभिक स्नेही प्रतिस्थान अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी कार्यविधि लिखिए। एल्कोहल एवं आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए व संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जो अध्याय 10 था वो भी एंड हो गया। अब हम अध्याय 11 की तरफ चलते हैं। अध्याय 11 है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसका पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल तथा डायएथिल ईथर में पहचान कैसे करोगे। फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करो। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद की विक्टर मेयर की विधि को समझाइए। प्रोपेनॉल का क्वथनांक संगत एल्केन की उपेक्षा उच्च होता है, क्यों। यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। एंड आगे चलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल में निम्न बिंदुओं पर अंतर लिखिए। ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया और डाई एथिल ईथर की HI अम्ल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों। डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं को आधार पर समझाइए। रासायनिक समीकरण और विधि। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। इनके आपको स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर को बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। भाप अंगार गैस से मेथेनॉल किस प्रकार बनाया जाता है। डायएथिल ईथर के कोई 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। फिनॉल से पिपरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। फिनॉल से फिनोक्थेलिन बनाने की अभिक्रिया लिखिए। मैथिल अल्कोहल एवं एथिल अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एथिल अल्कोहल का उपयोग लिखिए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं लिखिए। फिनॉल से एनिलीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
देखिए यहाँ पर हमारा अध्याय 11 एंड हो जाता है। अब हम अध्याय 12 की तरफ चलते हैं। अध्याय 12 है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर लिखिए, निम्न पदों को समझाइए, साइनोहाइड्रिन, फार्मेलिन और यूरोट्रोपिन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, रोजनमुंड, पार्किन और कैनिजारो अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, एल्डोल संकलन, क्लेजन संकलन और गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया। शीघ्र सिरका विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों। एल्डोल संघनन से आप क्या समझते हो, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया लिखिए। एल्डिहाइड कीटोन की पहचान कैसे करोगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। अब हम अध्याय 13 की तरफ चलते हैं। अध्याय 13 है हमारा एमीन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और सेल्डमेयर अभिक्रिया। निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया और डाई एजोनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस, एनिलीन की निम्न से क्रिया के समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन जल। निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, केवल अभिक्रिया की समीकरण 2। एसीटेमालाइड से मेथिल साइनाइड, एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल और एनिलीन से पैरा एमिनो एजोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, क्या होता है, केवल समीकरण यहाँ पर हमें लिखने हैं। मेथिल साइनाइड का निकिल की उपस्थिति में अपचयन, एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। एनिलीन अम्ल में अभिलय है लेकिन HCl में विलयशील है, क्यों। एथिल एमीन तथा एनिलीन में अंतर स्पष्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का चित्र व समीकरण दीजिए। एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 13 भी एंड हो जाता है। अध्याय 14 की तरफ चलते हैं। अध्याय 14 है हमारा जैव अणु। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, प्रत्येक प्रकार के दो दो उदाहरण लिखिए। क्या होते हैं, हमें उदाहरण लिखने हैं। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में विभेद कीजिए या फिर अंतर लिखिए। पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं, DNA RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। विटामिन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना समझाइए। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं, अल्फा एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर स्पष्ट करो। विटामिन हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखो। उसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। पूतिरोधी क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। संश्लेषित उपमार्जक क्या होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। प्रशांतक क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, सल्फा औषधि क्या है, दो उदाहरण दीजिए। दर्दनाशी या फिर पीड़ानाशी को उदाहरण सहित समझाइए। रोगाणुनाशी क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। निम्नलिखित औषधियों को उदाहरण सहित समझाइए। एंटासिड, सामयिक औषधि और ज्वरनाशी। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे रंजकों के नाम बताइए जो पूर्तिरोधी भी हैं, कोई 3 लिखना है। पूतिरोधी तथा जीवाणुनाशी में क्या अंतर है। ब्रड स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी का अर्थ क्या है। एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए कौन कौन से बल कार्य करते हैं। सल्फा औषधि एवं प्रशांतक क्या है, इसके प्रत्येक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रति हिस्टामिन एवं प्रति अम्ल औषधियों का वर्णन उदाहरण सहित करिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। कीमोथेरेपी, एंटी फर्टिलिटी औषधि, कृत्रिम मधुरक एवं खाद्य परिरक्षण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद निम्न को समझाइए। पूतिरोधी, रोगाणुनाशी, साबुन एवं उपवार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।